नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे यूक्रेन की कि जो बहुत ही मुश्किल में फंस गया है। आपको जैसे याद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट के साथ में एक पीस प्लान तैयार किया था और उस पर दबाव बनाया हुआ है यूक्रेन पर कि वो उसे जल्दी से मान जाए, वरना उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसको लेकर के यूक्रेन और अमेरिका की बातचीत भी चल रही है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच बात चल रही है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रूबियो भी हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो भी उसमें शामिल हैं और अभी लगातार बातचीत चल ही रही है। इस बीच में एक बड़ी घटना ये घटी है कि यूरोप के देशों ने, खास करके इसमें जो 3 देश मेन हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जिनको E3 के तौर पे भी बोलते हैं, इन्होंने एक नई पीस प्लान तैयार की है। उसमें 24 बातें हैं, 24 पॉइंट है। जहां डोनाल्ड ट्रंप के जो पीस प्लान में 28 बातें थी, यहां पर 24 प्लान है। लेकिन इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि इसमें यह कहा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के शर्त में नहीं था, इसमें यह कहा गया है कि यूक्रेन को अपनी ज़मीन पे, जो यूक्रेन की ज़मीन है, वो किसी भी हालत में रशिया को नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर कब्जा हो रखा है, रूस ने जो यूक्रेन की ज़मीन पर जहां कब्जा कर रखा है, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। दूसरी बात इसमें यह है कि नाटो के मेंबर के तौर पे, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रस्ताव में साफ तौर पे कहा गया कि जो यूक्रेन कभी नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, इसमें यह बात शर्त हटा ली गई है। इसमें यह कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि नाटो के देश में अगर सर्वसम्मति बनती है तो यूक्रेन नाटो का मेंबर बन सकता है। और इसके साथ में सैनिक के लिए भी वो था कि 1-2 बातें इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो प्रस्ताव में यूक्रेन को कहा गया था कि आप मैक्सिमम आपकी जो सैनिक होंगे वो 6 लाख होंगे, उसमें इसको बढ़ा करके जो यूरोप के जो प्लान है उसमें 8 लाख कर दिया गया है। ये जो तमाम बातें हैं, एक तरह से ऐसी शर्तें हैं जो लगता नहीं है कि कभी भी रूस को कभी मंजूर होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन की जिन ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है उससे कभी पीछे हटने वाला है नहीं। पहली बात तो सबसे जो मुश्किल शर्त इसमें यही है। और दूसरी बात, जिस चीज़ के लिए लड़ाई 3.5 साल से चल रही है कि रूस ने साफ साफ कहा था यूक्रेन को कि कभी वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन यूरोप के देश ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, वो नाटो का मेंबर बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि नाटो के जो मेंबर्स हैं वो तय करेंगे, यानी कि इसमें रूस का तय नहीं करेगा। कभी ऐसा लगता है कि बातचीत आगे बढ़ेगी, इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है तो कुछ ना कुछ बीच में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, इस पर लगता है कि अवरोध बीच में आ ही जाता है ये। और यूरोप के देश, खासकर इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस है, ये तीनों ऐसे देश हैं अगर ऐसा लेकर के आ रहे हैं, कह रहे हैं, यानी कि जेलेंस्की को एक नई तरह से मदद मिल रही है। और आपने देखा भी होगा कि एक खबर ये भी आई है कि जो यूक्रेन ने रूस पे हमला भी किया है, यानी कि कहीं ना कहीं पे जेलेंस्की का उनको उत्साह, उनको पता नहीं आत्मविश्वास को कहाँ से इतना बल मिल रहा है, तमाम जो चीज़ें मिल रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं संजय जी, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि इसमें ये साफ दिख रहा है, अगर आप रुख यूरोपीय देशों का देखेंगे, कि वो चाहते हैं कि ये जो युद्ध है ये चलता रहे। मोटे तौर पर देखिए, ये लगता है, अंदर की बात नहीं आते, क्योंकि एक अमेरिका ने एक पीस प्रस्ताव रखा और उस पीस प्रस्ताव पे जो जिनेवा में चल रहा है वहाँ पर यूक्रेन बहुत ही पॉजिटिव अपने रिएक्शन दे रहा है। वो कह रहा है कि हम इस पीस प्लान के लिए सहमत हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ संशोधन, बदलाव चाहिए। एक तरफ ये बात आगे बढ़ रही है और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, चीज़ें कुछ हो जाएंगी। दूसरी तरफ उसी समय यूरोपीय संघ के 3 देश, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, एक ऐसा प्रपोजल लेकर के आते हैं जो बिल्कुल उल्टा है, और ऐसा प्रपोजल है जिसको रूस कभी भी नहीं मान सकता है, क्योंकि रूस से यूक्रेन की लड़ाई के मुख्य बिंदु ही यही है कि नाटो का मेंबर ये नहीं बनेगा, है ना। इसकी वजह से लड़ाई हुई है, बिल्कुल लड़ाई की मुख्य वजह यही है। और दूसरा, रूस ने बार बार कहा है कि हम ये दोनेबास वाला जो क्षेत्र है, जिसमें दोनेत्स्क, लुहांस्क का, ये और क्रीमिया तो खैर पहले ही कब्जा हो चुका है, इस क्षेत्र, ये क्षेत्र रूस का परंपरागत क्षेत्र है, हम इस पर कब्जा करेंगे ही करेंगे। तो यूरोप का जो प्रस्ताव है थोड़ा सा अटपटा लगता है। हम एक बात को ये मान लेते हैं कि चलो रूस को जमीन लौटानी पड़ेगी, ये लगता है कि हाँ, यूक्रेन जैसे देश के लिए एक ही जस्टिफाइड चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन नाटो का मेंबर भी उसको बना लेंगे। इसका मतलब साहब, आप चाहते क्या हैं? आप क्या ये चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे? और मोटे तौर पर यही लगता है कि यूरोपीय देशों का जो मतलब है वो लड़ाई चलते रहने में है। वो चाहते हैं कि रूस घिरा रहे यूक्रेन के साथ। वो तो फंसा दिया है ना एक तरह से जेलेंस्की को। अब जेलेंस्की क्या करेंगे? उधर अगर बांधते तो अमेरिका से होती है। और जेलेंस्की जो पूरा वो कर रहे हैं, मोहरे से ज्यादा जेलेंस्की लगते नहीं इसमें। इसमें एक चीज और है संजय जी की, जब चुनाव की जो बात थी उसमें ये कहा गया था, इसमें जेलेंस्की को बचाने की कोशिश हो रही है कि उसमें ट्रंप की जो प्रस्ताव में था ये बात थी कि 100 दिनों के भीतर ये तय होगा, जब ये पीस प्रस्ताव जब लागू हो जाएगा उसके बाद, कि 100 दिनों के अंदर वहाँ पे चुनाव होगा, यानी कि जेलेंस्की की बाहर करने का रास्ता वहाँ पे दिखाया गया। लेकिन जो यूरोप के प्रस्ताव
प्रस्ताव है उसमें ये कहा गया है कि देखी जाएगी, मतलब लचीला रखा गया है कि उसे बाद में तय किया जाएगा। इसका मतलब पूरी तौर पे ये ऐसी बातें हैं जो जेलेंस्की को सूट करती है कहीं ना कहीं पे जेलेंस्की, क्योंकि जेलेंस्की पूरी तरह से ट्रंप के प्रस्ताव पे राजी नहीं थे, तो उनको एक बुश देने के लिए इधर से किया है। अब ये कैसे मान लें हम कि इसमें अगर ये जो प्रस्ताव लेके ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस आया है तो इसमें अमेरिका की सहमति नहीं हुई। खेल क्या चल रहा है मुझे तो खेल नहीं समझ में आ रहा है कि जब एक तरफ बातें चल रही हैं, इस तरह के प्रस्ताव जब चल रहे हैं, और उसमें एक बात और डेवलपमेंट ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो प्रस्ताव लेकर के आए हैं उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बातचीत के बाद चेंजेस हो सकते हैं। तब इस तरह की जब बातचीत चले उसके बीच में अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है तो इसका मतलब लगता है कहीं ना कहीं कोई चाहता है, ये लोग चाहते ही नहीं पूरी तरह से कि युद्ध खत्म हो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब इसमें मोटे तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो देखने पे ये लग रहा है कि ये पूरा का पूरा मसला ये है कि जेलेंस्की एक पपेट की तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, वो देश के राष्ट्रपति की तरह से बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। इस मसले को कायदे से तो उनको आगे बढ़कर खुद रूस के साथ अपना कोई चैनल खोलना चाहिए था, खुद इस चीज़ को सुलझा लेना चाहिए था। वो अनावश्यक तौर पे इसमें रूस यूरोप के ऊपर आश्रित दिखते हैं, अमेरिका के ऊपर आश्रित दिखते हैं। उनकी अपनी कोई भी ऐसी कोशिश नहीं दिखती है कि उनका देश जो 4 साल से युद्ध में घिरा हुआ है, रूस के साथ युद्ध कर रहा है, उनके देश की बहुत बुरी तरह से आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब कुछ डामाडोल हो रही है, तो वो इस युद्ध को रोके। मोटे तौर पे देखिए, मुझको साफ साफ दिख रहा है कि जेलेंस्की का जो खुद का भी वो कद है या उसका वो उनका एक पपेट बने हुए हैं केवल वो, और इन अमेरिका भी यही चाहेगा, यूरोप भी यही चाहेंगे कि रसिया कमजोर होता रहे, युद्ध लड़ता रहे और उसके ऊपर उसका असर होता रहे, वहां पे वो घिरा एक तरह से दिखा जाए कि यूक्रेन को बलिदान करके एक तरह, जिस तरह से हालत यूक्रेन की भी खराब हो रही है, वो यूक्रेन को आगे बलिदान करके जो यूरोप के देश और अमेरिका चाहता है रूस कमजोर हो, क्योंकि जितना लंबा युद्ध और चलेगा उससे रूस की हालत भी बेहतर तो होगी नहीं, क्योंकि उस पर रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पर रूस पे हो सकता है, इसके पीछे एक और भी डिप्लोमेटिक उसमें हो सकता है संजीव, मेरे को लगता है कि हो सकता है कि रूस पे दबाव बढ़ाने के लिए किया गया हो, बार्गेन करने के लिए किया गया, ताकि रूस कुछ शर्तों को, इसमें जो चीजें हैं वो मान जाए, ताकि एक रास्ता उसके लिए भी निकले। क्योंकि आप सोचिए कि ब्रिटेन जैसा देश अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लेके क्यों आएगा? तो एक गेम का, मुझे लगता है उसका गेम का पार्ट हो सकता है। ये गेम का पार्ट बिल्कुल हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन देखिए, पुतिन को जो लोग जानते हैं और जो उनके सारी चीजों को देख रहे हैं, लगता नहीं कि पुतिन कभी अपनी चीजों से कोई समझौता करते हैं, न करेंगे। दोनों चीजें हैं। दूसरा, अब हम यूक्रेन पर आते हैं। यूक्रेन की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ढेर सारे शहर तबाह हो चुके हैं, उनके रोजाना के दिनचर्या पर, लोगों की नौकरी पर, तमाम चीज़ों पर असर पड़ा है, और इस कारण वहाँ पे आंतरिक तौर पे असंतोष जेलेंस्की के खिलाफ बहुत ज़्यादा है। 2 साल पहले वहाँ पे सरकार का कार्यकाल 2 साल पहले ही खत्म हो चुका था, चुनाव की लगातार आवाज़ उठ रही है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं चुनाव होना चाहिए, युद्ध हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है कि हम जेलेंस्की को जरूरत से ज्यादा समय दे दें। भ्रष्टाचार की काफी सारी बातें आ रही हैं, बहुत ज्यादा इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनके खिलाफ एकाधिकार का आरोप है कि अपने आगे किसी की बात सुनते नहीं है, किसी की चलने नहीं देते हैं, अपने हिसाब से चीजों को चला रहे हैं। तो यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ बहुत ही असंतोष है और वो गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो युद्ध को, वो भी ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध को अपने फायदे के लिए वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो मिला जुला की स्थिति यही लग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ये जो पैरेलल गेम खेले थे जहां पर उन्होंने सारी बातें रूस के फेवर में रखी थी, क्योंकि वो एक ऐसा प्रस्ताव है कि अगर उसमें यूक्रेन राज्य हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रूस को कोई प्रॉब्लम होगी, वो प्रस्ताव तुरंत पास हो जाएगा, यानी कि दोनों देशों के बीच में शांति आ जाएगी। लेकिन जब बातचीत चल रही है उसके बाद में जिस तरह ये मेरे ख्याल से पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप जो है एक्टिंग के लिए जाने भी जाते हैं कि जो करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, बीच में कुछ और चल रहा होता है। तो ये अचानक इस तरह की बातें आने की, जहां पर 2 मुख्य शर्तें कि जो यूक्रेन की जमीन है वो यूक्रेन उस पर क्लेम नहीं छोड़ेगा, नंबर 1, और दूसरा NATO का मेंबर बनना, ये दोनों ऐसी बातें हैं जिस पर रूस कभी भी एग्री नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा जो और जो कुछ चीज़ें हैं शायद उसमें बार्गेन करने के लिए इस तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि बिना अमेरिका और यूरोप के अंडरस्टैंडिंग के बिना इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगर प्रस्ताव रखा है, यूक्रेन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और शांति पे इस पर बात समझौता करने के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं, ऐसे में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का ये प्रस्ताव आना कहीं से पछता नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पर ये होगा कि ये दोनों देशों के बीच में शांति तो कभी होने से रही, लड़ाई और जारी रहेगी। नहीं, 100% जारी रहेगी। अगर आप प्रस्ताव में ये रख रहे हैं कि नाटो का वो मेंबर बन सकता है, वो रूस को भड़काने के लिए उतनी ही चीज़ काफ़ी है, क्योंकि रूस ने इस युद्ध को शुरू ही इसीलिए किया था कि किसी भी हालत में वो चाहता नहीं है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने।
तो वो आगे भी उसका ऐसा नहीं कि उसका स्टैंड कोई क्लियर हो गया। 4 साल में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि रूस का स्टैंड इसको लेकर के कहीं भी बदलाव। वो अभी भी यही है कि वो नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। यूरोप के प्रभाव में तो खैर है। आज मैंने मतलब कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि यूरोप उसको नाटो का मेंबर न बनाए, क्योंकि नाटो का मेंबर बनाने में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे अमेरिका का सहमति लेनी पड़ेगी। और अमेरिका यूक्रेन को अब ऐसा लग रहा है कि नाटो का मेंबर नहीं बनाना चाहता है। तो कोई ऐसा कुछ वो वहाँ पर एक टैग देना चाहते हैं, एक फेवर करना चाहते हैं यूरोपीय देश यूक्रेन को कि वो मोस्ट फेवरेबल देश उनका हो जाए। ऐसा कोई ट्रीटी उसके साथ करने की उसकी सुरक्षा का सारा भार यूरोप के ऊपर आ जाए, यूरोप वाले देश उसको सहर्ष स्वीकार करें। लेकिन आप देखिए, एक तरफ तो ये इस तरह की ट्रीटी की बात कर रहे हैं कि हम उसको अम्ब्रेला देंगे, दूसरी तरफ इस पूरे युद्ध में यूरोप है कहाँ? कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। तो जब कहीं नहीं है फिर भी इस तरह का प्रस्ताव लेकर के आ रहा है। और एक आखिरी दिलचस्प चीज बताना मैं भूल गया था आपको कि उस प्रस्ताव जो यूरोप के लेकर के 3 देश लेकर के आए हैं उसमें ये बात ये भी कही गई है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव में यह था कि रूस हमला नहीं करेगा अपने पड़ोसी देशों पर, और यूक्रेन भी अगर कभी भी अगर मॉस्को के ऊपर हमला करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और सारी सहायता वापस ली जाएगी। लेकिन जो यूरोपियन देश हैं, जो 3 देश हैं, उनके शर्त में दोनों चीज़ें हटा ली गई हैं। यानी कि रूस पे भी इस तरह की बंदिश नहीं होगी, अपने पड़ोसी देशों में हमला नहीं करेगा, दूसरी तरफ यूक्रेन पे भी किसी तरह की बंदिश नहीं होगी। तो मिलाजुला की स्थिति देखिए, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे एक माइंड गेम है, खेला जा रहा है और पुतिन पे दबाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि रशिया भी इस युद्ध को खत्म करना चाहता है। तो इस तरह की बातें ला करके ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेन करने की कोशिश हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ होना बहुत लाजमी तौर पर दिखता है, साफ तौर पर दिखता है। तो एक तरफ बातचीत चल रही है, यूक्रेन को धमकाया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं, ये सारा खेल जारी है। अब देखते हैं कि इस पूरे खेल में क्या पुतिन कहीं अपनी पलकें झपकाते भी हैं या अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।